हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के ऑल ऑर्गेनिक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पे हम 100 प्लस ऑल चैप्टर से 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी लेवल पे आधारित। और यहाँ पे 100 प्लस आप लोग को मतलब क्वेश्चन हम यहाँ पे एमसीक्यू समझाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक देखिए, बने रहिएगा। ज़्यादा क्लास लंबा नहीं होगी, ठीक है ना। ज़्यादा क्लास लंबा नहीं होगी, मात्र या आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का क्लास होने वाला है। 30 मिनट के अप्रोक्सीमेटली, 30 मिनट प्लस या थोड़ा बहुत कम। और अभी आप लोग जैसे बता दें सर, इस क्लास को जहाँ से जहाँ तक मतलब कोशिश करिएगा कि अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा कि सबको भला हो जाए। और हमारे चैनल को अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा कर भी दीजिएगा। और आपके लिए इतना सारा जब मेहनत हम कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए इस सेशन को चालू करते हैं और समझाते हैं, आप सभी लोगों को बताते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हेलो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। हेलो अल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। 4 ऑप्शन रखे हैं और ऑप्शन इसमें सही कौन सा ऑप्शन है। देखिए सामान्य सूत्र जब अल्काइल का बात करें तो CnH2n प्लस का 1 होता है, या अल्काइल का सामान्य सूत्र होता है। और इसके अंदर जब हम एक्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, क्योंकि हेलोजन को ना बड़ा एक्स ले डिनोट किया जाता है। जो हेलोजन है, हेलोजन को बड़ा एक्स ले डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और जब इसमें एक्स लगा देंगे, एक्स लगा देंगे तो हो जाएगा आपका हेलो अल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। आपके देखिए परीक्षा में वहाँ पे इजी भी क्वेश्चन रहेगा और आपका मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब थोड़ा सा भारी भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो सब तरह का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में देखने के मिलेगा। यहाँ पे सब तरह का क्वेश्चन मतलब इस स्लाइड में रखे हैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक का चारों चैप्टर का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, और चारों चैप्टर मिला करके अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस क्वेश्चन मतलब होंगे। तो आप लोग मतलब जल्दी जल्दी में सारे मतलब देख जरूर लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा हेलो एरिन है। देखिए हेलो एरिन, इसमें चेक करना है कि हेलो एरिन क्या होता है। हेलो एरिन जो होता है एक बेंजीन रिंग का निर्माण करता है। हेलो एरिन जो होता है ना, एक बेंजीन रिंग का निर्माण करता है। और इसके साथ में हेलोजन, हेलोजन इसके साथ में यहाँ पे हेलोजन लगा होता है, हेलोजन लगा होता है। ये तो हम लोग का देखिए क्लोरोमेथेन है, ये हम लोग का ब्रोमो एथेन है, ये हम लोग को क्लोरोबेंजीन है, ये हम लोग को डाई क्लोरो एथीन है, डाई क्लोरो सर मेथीन है। तो यहाँ पे हम लोग का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हम लोग का क्लोरो में जो बेंजीन है, यही हम लोग को क्या है सर, हेलो एरीन है, हेलो एरीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के पास कि अल्काइल हैलाइड में जो CX बंध होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। यानी कि कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा होता है, या कार्बन हो गया और इसके साथ में क्या जुड़ा है, हेलोजन, हेलोजन परमाणु जुड़ा है। तो कार्बन के साथ में हेलोजन परमाणु जो जुड़े हैं वो किस प्रकार के मतलब बंध से जुड़े होते हैं, कैसा बंधन होते हैं। आयनिक होते हैं, सहसंयोजी होते हैं, हाइड्रोजन बंधित होते हैं, धात्विक होते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है। ये ऑप्शन नंबर हम लोग इसका बी सही है, यानी कि ये होते हैं हम लोग का सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधन। कार्बन के साथ जो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं किस बंधन से जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि निम्न में सर्वाधिक ध्रुवीय, ये में सबसे ज़्यादा हम लोग को पोलर चेक करना है कि कार्बन के साथ जो हेलोजन बंध जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक पोलर कौन है। यानी कि सब के सब तो पोलर ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोलर कौन है। देखिए हेलोजन में 4 हेलोजन होते हैं, एक तो हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होते हैं। इसमें नेगेटिविटी फ्लोरीन का ना सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी प्लस में साइज भी इसका छोटा होता है। तो ये सबसे हम लोग का पोलर बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, सबसे ज़्यादा पोलर बनाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक यानी कि कार्बन के साथ में फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्या बनाता है, पोलर बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि SN1 अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है। SN1 अभिक्रिया बताइए, न्यूक्लियोफाइल पर करती है, विलायक पर करता है, सब्सट्रेट पर करता है, ताप पर।
तो ये हम लोग को सब्ट्रैक्ट पे करता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट अभिकर्मक के ऊपर करता है। SN1 जो अभिक्रिया है ये डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, सब्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर? सब्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अभिकर्मक के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का कि SN1 अभिक्रिया का वेग जो है किस पर निर्भर करती है। SN1 अभिक्रिया का वेग जिसे ये हम लोग का अल्काइल है और ये हम लोग को क्या उसके साथ जुड़ने वाला हैलोजन है, तो ये हम लोग को ना अल्काइल हैलाइड पे निर्भर करता है, ठीक है ना। अब SN1 अभिक्रिया का जो वेग है डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे, अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का SN2 अभिक्रिया में वेग, ठीक ना, SN2 अभिक्रिया में वेग जो है ना निर्भर किस पर निर्भर करती है। यहाँ पे SN2 में अल्काइल हैलाइड पर निर्भर नहीं करता है, ये हम लोग को निर्भर करता है यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम लोग को SN2 जो अभिक्रिया होती है SN2 उनका जो वेग डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल दोनों पर, जबकि SN1 कहेगा तो इनका जो वेग डिपेंड करता है केवल अल्काइल हैलाइड पे। SN1 के लिए हो जाएगा ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड, जबकि SN2 के लिए अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो जाएगा, दोनों पे मतलब इसका वेग जो है दोनों पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देखिए जो हम लोग का तृतीयक अल्काइल हैलाइड होते हैं यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो किस अभिक्रिया को प्राथमिकता देता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है हम लोग को SN1 को देता है, जबकि 1 डिग्री पूछेगा तो आपका 1 डिग्री SN2 हो जाएगा। 1 डिग्री सबसे अधिक प्राथमिकता देता है हम लोग को 1 डिग्री SN2 को, जबकि 3 डिग्री जो होता है SN1 अभिक्रिया को देता है। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग को 20 सही हो जाएगा कि यहाँ पे 3 डिग्री के बाद चल रहा है तृतीयक अल्काइल हैलाइड किस अभिक्रिया को अधिक प्राथमिकता देता है, तो SN1 को। क्या देता है? SN1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बताइए, इसमें कौन है। इसमें सबसे अधिक जो लिविंग ग्रुप होती है आयोडीन आयन, आयोडीन आयन जो होता है आयोडीन आयन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप का काम करता है, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप का काम करने का काम करता है जो हम लोग को आयोडीन आयन होती है। कौन होती है? आयोडीन आयन होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि SN1 निम्न में कहता कौन सा विलायक जो है SN1 को बढ़ावा देता है। इसमें विलायक है 4 प्रकार के विलायक है, एसीटोन है, DMSO है, जल है, ईथर है। तो इसमें चारों विलायक में से जो जल H2O होती है जल वो SN1 को सबसे अधिक क्या करती है? बढ़ावा देने का काम करती है, इंक्रीजमेंट देने का काम करती है जल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बुटर्ज अभिक्रिया में क्या प्रयोग होता है। बुटर्ज अभिक्रिया के अंतर्गत जो ना बुटर्ज अभिक्रिया हम लोग को होता है, बुटर्ज अभिक्रिया जो होता है हम लोग को इसमें अल्काइल हैलाइड के दुगने अणु रहते हैं। अल्काइल हैलाइड के दुगने अणु को हम लोग सोडियम धातु के साथ सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, वो भी बताइए किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि बुटर्ज अभिक्रिया में क्या बनता है, क्या बताइए बड़े। अल्काइल हैलाइड, इसमें अल्काइल हैलाइड के दुगने अणु होते हैं, और बताइए सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे ड्राई ईथर होती है इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ से ना 2NX बाहर निकल जाएगा, 2NX जो होगा बाहर निकलेगा और दोनों अल्काइल आपस में जुड़ के अल्केन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अल्केन बना लेते हैं। यहाँ पे उच्च अल्केन प्राप्त होगा, क्या होगा? हाई अल्केन प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन संख्या, यहाँ पे 2 कार्बन संख्या, चाहे यहाँ पे भी 1 कार्बन संख्या, 1 कार्बन यानी कि एथेन प्राप्त होगा, ठीक ना। उच्च अल्केन कहे का मतलब मेथेन नहीं, यानी कि बुटर्ज अभिक्रिया में जब अल्काइल हैलाइड के हम दुगुना अणु ले रहे हैं, तो जब भी दुगुना अणु लेंगे, जैसे हम मिथाइल ले लेते हैं, मिथाइल यहाँ पे हैलाइड कर लेते हैं, 2 से गुना करेंगे तो हमेशा यहाँ पे देखिए 2 कार्बन वाला ही अल्केन मिलेगा, CH3 2 कार्बन वाला अल्केन, जैसे एथेन मिल गया तो यह उच्च अल्केन प्राप्त हो रहा है। कभी यहाँ पे डायरेक्टली मेथेन नहीं मिलेगा, एथेन मिलेगा, आपका प्रोपेन नहीं मिल सकता है, ठीक ना, ब्यूटेन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे C2H5 लेंगे, C2H5 यानी कि इथाइल हैलाइड के दुगुना अणु लेंगे तो बताइए यहाँ 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? ब्यूटेन प्राप्त होगा। हमेशा आपको मिलेगा सम संख्या वाला अल्केन मिलेगा, यानी कि उच्च अल्केन प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का कि क्लोरोबेंजीन में CC यानी कि कार्बन के साथ, ठीक ना, क्लोरोबेंजीन में कार्बन के साथ जो Cl बॉन्ड है, Cl बंध कमजोर क्यों नहीं होते हैं। यानी कि क्लोरीन यहाँ पे कार्बन के साथ में जो होते हैं ना, क्लोरीन जो है यानी कि हम लोग के बेंजीन के साथ जो बेंजीन वाले कार्बन होते हैं
बेंजीन वाला ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो हैलोजन परमाणु का बंध जुड़े होते हैं वो कमजोर क्यों नहीं हो पाते हैं? वह रेजोनेंस प्रभाव के कारण, क्योंकि यहाँ पे ना अनुनादिक जो बेंजीन अब तो होता है हम लोग का बेंजीन, वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। क्योंकि बेंजीन में देखिए होता क्या है, देखिए रिलेटिव में अगर बात करें, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड होगा, इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड होगा। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंतर्गत होता है कि इस बॉन्ड को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण सी यानी कि CCl बंध जो होते हैं कमजोर नहीं होते हैं, यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। रेजोनेंस प्रभाव के कारण जो होता है, कार्बन के साथ में जो हैलोजन जुड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक प्रबल बंध से जुड़ा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन है कि हेलो एरिन में कौन सी अभिक्रिया कठिन होती है? जो हेलो एरिन होती है, तो हेलो एरिन में कौन सी अभिक्रिया क्या होती है सर? कठिन होती है। यह होता है न्यूक्लियो, यानी कि हेलो एरिन के अंतर्गत जो अभिक्रिया सबसे कठिन होता है हम लोग का, वो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है सबसे कठिन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है हेलो एरिन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा, ठीक है, निम्न में कौन सा, ठीक है ना, बेंजिलिक हैलाइड है। इसमें बेंजिलिक हैलाइड जानना है कि कौन सा बेंजिलिक हैलाइड है, तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा सर, एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक ना। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है? यह हम लोग को क्लोरोबेंजीन जो है, यहाँ पे अगर मान लो ये बेंजीन है, इसमें Cl लगा दे, क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है ना हम लोग का हेलो एरीन है, क्या हेलो एरीन है। अब बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं जब बेंजीन के साथ में कोई अल्काइल जुड़ा हो और उसके साथ में कोई हैलोजन लगा हो, यहाँ पे कोई हैलोजन लगा रहेगा, ये हम लोग को बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। या तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे C6H5 आपका बेंजीन है, इसके साथ में अल्काइल CH2 है और उसके साथ में यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम लोग को क्या है, ए बेंजिलिक हैलाइड है। क्या है सर? बेंजिलिक हैलाइड है। जबकि यहाँ पे पहला ऑप्शन में एक क्लोरोबेंजीन है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन है, आपका डायरेक्ट बेंजीन है, ये हम लोग का कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हम लोग इसका बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मतलब SN1 अभिक्रिया, SN1 के लिए बताइए, क्या बताएं? SN1 सबसे अधिक प्राथमिकता देखता है 3 डिग्री को। मैं 3 डिग्री कौन है बताइए, चेक मारिए। या 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये हम लोग का 2 डिग्री, ये हम लोग का 3 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो SN1 जो बात है, हम लोग को SN1 जो होता है सबसे अधिक SN1 किसके लिए अभिक्रियाशील होगा? 3 डिग्री के लिए, जबकि SN2 अगर रहता तो 1 डिग्री सही हो जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र बताइए। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस विलायक में बनता है? जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होते हैं ये हम लोग को बनता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनता है, ठीक है ना, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हम लोग को बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोगों के कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता है? अगर इसको हम मान के अल्काइल है, मैग्नीशियम हैलाइड है, ठीक है, और जब इसको हम जल के साथ डाल दें, HOH के साथ डालेंगे तो यहाँ से H अल्काइल के साथ निकलेगा और अल्केन दे देगा। प्लस में मैग्नीशियम जो है आपका यहाँ पे एक लग जाएगा OH, एक लग जाएगा इसमें X लग जाएगा, ये हम लोग को क्या देगा? अल्केन देगा। क्या देगा? अल्केन, अल्केन देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया से क्या प्राप्त होती है? जो फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया है इससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया जो है हम लोग को इसका ना, देखिए फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया में बताए थे कि हैलोजन का विनिमय होता है। क्या होता है? हैलोजन विनिमय होता है। जैसे इसमें अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो आयोडीन ना इस हैलोजन को विनिमय कर लेता है। यहाँ पे कौन सा हैलोजन होगा? तो क्लोरीन होगा या तो Br होगा, उसको विनिमय कर लेगा, तो हम लोग को मिलेगा आयोडो अल्केन प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा? आयोडो अल्केन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अभिक्रिया है कि स्वार्ज अभिक्रिया में क्या होती है बताइए? स्वार्ज अभिक्रिया के अंतर्गत में देखिए कोई यहाँ सिल्वर फ्लोराइड भी होती है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी होता है, एंटीमनी का फ्लोराइड भी होता है, इसमें सभी सही हो जाएगा कि स्वार्ज अभिक्रिया में सारे के सारे शामिल होते हैं, ठीक ना। सिल्वर फ्लोराइड भी शामिल होता है, मर्क्यूरी का फ्लोराइड शामिल होता है, एंटीमनी का फ्लोराइड भी शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऑल सही है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका IUPAC नाम पूछा है, तो इसका तो बताइए सिंपल है एकदम, CH3Cl है। CH3Cl है तो बताइए क्या है, क्लोरोमेथेन। क्या है, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है सर, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में निम्न में कौन सा पॉली हैलो यौगिक है। पॉली हैलो यौगिक कौन है सर, यहाँ क्लोरोफॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है ना CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। यही हम लोग का पॉली हैलो यौगिक है। क्या है, पॉली हैलो यौगिक का काम कर रहा है यहाँ पे। बाकी ये डायरेक्टली तो आपका, ये तो आपका हैलो अल्केन है, ये भी आपका हैलो अल्केन है, और नीचे आपका है ये आपका हैलो एरीन है, जबकि हम लोग को CHCl3 क्या है, पॉली हैलो यौगिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि DDT का पूरा नाम क्या होता है। DDT का पूरा नाम है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथीन। ठीक ना, डाई क्लोरो है, डाई क्लोरो, डी से डाई क्लोरो, डी से डाईफिनाइल है, और टी से है ट्राईक्लोरो एथेन। ठीक है ना, ट्राईक्लोरो इथेन, इथेन, इथेन। ये हम लोग को DDT का क्या है, पूरा नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25 हो गया क्वेश्चन नंबर कि CH3Cl बताइए किसका सूत्र है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी बताइए कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, या हम लोग को CHCl3 किसका फार्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CCl4 होती है। और मिथाइल क्लोराइड के क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। ये क्लोरल हो गया, क्या होता है, क्लोरल। क्लोरल हम लोग को सवाल होता है, क्या होता है, सवाल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का 26 है, निम्न में किसे विषैला यौगिक कहते बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड को ना विषैला यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, CCl4 को हम लोग विषैला कंपाउंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, विषैला कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जबकि मीथेन जो होता है हम लोग को यह सड़े हुए गंध देता है, प्लस में मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी जब निकलता है, जब जमीन से ज्वाला की उत्पत्ति होती है या भूकंपीय उद्गार होता है, तब मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। सबसे ज़्यादा मीथेन गैस धान के खेतों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आयोडोफोम परीक्षण में किस समूह के लिए, आयोडोफोम का परीक्षण जो होता है ना, किस समूह के लिए होता है। आयोडोफोम का परीक्षण जो होता है ना, कि या अल्डिहाइड के लिए होता है, एस्टिक अम्ल के लिए होता है, तो ये हम लोग को ना यहाँ पे देखिए एमाइड के लिए होता है। यहाँ पे एमाइड में, सॉरी सर, एमाइड नहीं, एक कीटोन का मूलक है। किसका, कीटोन का। तो हम लोग का यहाँ पे कीटोन के लिए आयोडो परीक्षण का करते हैं। आयोडो परीक्षण जो करते हैं किसके लिए किया जाता है, कीटोन, कीटोन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला इसमें क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में कौन सा हैलो अल्केन नहीं है। कौन इसमें देखिए हैलो अल्केन नहीं है, तो सर हैलो अल्केन है। ये बताइए, ये भी हैलो अल्केन है, ये भी हम लोग का हैलो अल्केन है, लेकिन देखिए ये हैलो एरीन है। ये हम लोग को क्या है, हैलो, क्योंकि यहाँ पे C6H5 के अंतर्गत Cl लगल है, तो ये क्या है, हैलो एरीन, बेंजीन के साथ लगल है, ये हैलो एरीन है। नेक्स्ट हम लोग के अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहाँ पे होता है बताइए। क्लोरोबेंजीन जो होती है इसका कीटनाशक में, दवाइयों बनाने में, रंग उद्योग में, सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल। यहाँ पे सभी का प्रयोग करते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने में सबका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग को हेलो लेकिन हेरोइन से यहाँ पे 30 ही क्वेश्चन रखे थे। नेक्स्ट चलते हैं अगला स्लाइड में, एल्कोहल और फिनोल ईथर के बारे में आप लोग को दिखाते हैं। नेक्स्ट अगला स्लाइड देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एल्कोहल के बारे में आ गए, और एल्कोहल फिनोल ईथर से भी यहाँ पे मतलब 25+ क्वेश्चन रखे हैं। तो अभी हम लोग 30+ क्वेश्चन देखे, कहाँ पे हम लोग 30+ क्वेश्चन देखे हम लोग, ठीक ना, हेलो लेकिन हेलोइरिन के अंतर्गत देखे। अब यहाँ पे एल्कोहल फिनोल्स और ईथर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एथेनॉल जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, एथेनॉल का सूत्र होता है। और इसका IUPAC नाम चेक करें तो हो गया एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है हम लोग को इथाइल एल्कोहल का मतलब IUPAC नाम है। यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है। फिनॉल जो होता है C6H5OH, यही फिनॉल होती है ना, यही हम लोग का फिनॉल होता है, और अम्लीय प्रकृति की होती है। ये हम लोग को ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताइए। यहाँ पे एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होती है, ऑप्शन नंबर बी है, ये हम लोग को अल्काइल एल्कोहल। एल्कोहल का क्या है, सामान्य फार्मूला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सबसे अधिक अम्लीय बताना है। इसमें अम्लीय कौन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इथाइल एल्कोहल है, ठीक ना, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल है, फिनॉल है, और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय जो होगा फिनॉल होगा, C6H5OH, ठीक ना। फिनॉल जो होता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, अम्लीय है। क्या है, सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
कि फिनॉल को, ठीक ना, एथेनॉल से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ फिनॉल है, फिनॉल हो गया, ठीक है ना, C6H5OH हो गया। और फिनॉल को एथेनॉल से अलग करना, हमको किससे अलग करना है? एथेनॉल से। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH, इससे अलग करना है। उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा, NaOH का प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एल्कोहल में OH समूह किस प्रकार से जुड़ा होता है? एल्कोहल में जो हम लोग का एल्कोहल जो है ना, C2H5 हो गया, OH हो गया, तो जो यह OH होता है जिस कार्बन से जुड़ा है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म अगर देखें, यह हो गया कार्बन, इसके बाद हो गया कार्बन, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो बताइए यहाँ पे देखिए A सिग्मा बॉन्ड और ए बी सिग्मा बॉन्ड है, ए बी सिग्मा, चार सिग्मा हो गया तो sp3, तो यह sp3 से जुड़ा होता है। एल्कोहल के अंदर OH समूह जो होता है sp3 कार्बन परमाणु से क्या होती है? जुड़ी रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल में OH समूह किससे जुड़ा रहता है? फिनॉल के अंदर ना sp2 के, जो फिनॉल में होता है sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म देखें हम लोग, ये इस तरह से OH फॉर्म होता है, ये हम लोग का इस तरह से, मतलब ये हम लोग का फिनॉल है। तो यहाँ पे जो हम लोग को होता है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा, 3 सिग्मा रहता है यहाँ पे, तो sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। फिनॉल के अंदर जो OH समूह होता है sp2 कार्बन परमाणु से क्या रहता है? संकरित रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विलियमसन संश्लेषण विधि बनते हैं। विलियमसन संश्लेषण किससे बनता है? तो हम लोग को ईथर से बनता है। ईथर बनाने का एकमात्र विधि होती है विलियमसन संश्लेषण विधि होती है। पढ़ के जाइएगा आप लोग। ईथर का निर्माण के लिए एक विधि है विलियमसन संश्लेषण विधि, जिसमें ईथर का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डाई इथाइल ईथर का सूत्र क्या होता है? बताइए। डाई इथाइल ईथर, यहाँ डाई इथाइल ईथर सांपन, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। C2H5O, उसके बाद C2H5O, ठीक है ना। डाई इथाइल ईथर भी कर सकते हैं, या एथॉक्सी एथन के नाम से भी बोल सकते हैं। इथॉक्सी हो जाएगा, ये एथन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सूत्र क्वेश्चन है कि ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? ईथर देख लीजिए, ईथर का क्रियात्मक समूह O होता है। देखिए O कहाँ पे लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर क्या बनती है? एल्कोहल जो है इसका निर्जलीकरण करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे इथाइल एल्कोहल है, यहाँ से जल कणों को, जो OH संख्या है ना, तो OH की संख्या को बाहर निकालेंगे तो हम लोग को अल्कीन क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। क्योंकि यहाँ से ना अल्कीन बनेगा, क्योंकि यहाँ से OH निकलेगा, OH निकलेगा तो यहाँ कार्बन के पास ना बंधन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, ये बन जाएगी अल्कीन बनेगी। क्या बन जाएगी? अल्कीन बन जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल का नाइट्रेशन करने पर क्या प्राप्त होता है? जब फिनॉल को नाइट्रेशन करेंगे, यानी कि जो फिनॉल है हम लोग का, और फिनॉल को हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है। क्या करें? नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराना है। ये हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? अर्थो और पारा, यानी कि दोनों पे प्राप्त होगा। अर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगी। अर्थो पारा, ठीक ना, O से अर्थो, P से पारा नाइट्रो का मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि एल्कोहल है, एल्कोहल को ना अम्ल में बदलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एल्कोहल को अम्ल बदलने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। कोई भी एल्कोहल है उसको अगर हमको एसिड में बदलना है तो क्या प्रयोग करेंगे? KMnO4 का प्रयोग करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होती है? हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, अगर उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। जबकि प्राथमिक एल्कोहल है, अगर इसको हम लोग ऑक्सीकरण करें, क्या करें? ऑक्सीकरण करें, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगी? प्राथमिक का करेंगे तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। सॉरी सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, कार्बोहाइड मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम फार्मूला लेते हैं C2H5, CH3 CH2 OH है, ठीक ना। आप प्लस में इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अभी ऑक्सीकरण के लिए कौन सा अभिकर्मक लिए थे? KMnO4 लिए थे, तो KMnO4 लिए थे। जब इसको ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ पर रखिएगा, ये में 2 से ऐसे गुना कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर रखेंगे, ये ना H2 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर जल बना लेगा, बाकी एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा।
तो जब हम लोग द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल के करने से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और जबकि 2 डिग्री सॉरी सर जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे ना, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब द्वितीयक एल्कोहल का करेंगे तो कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्या मिलता है सर, कीटोन मिलता है। द्वितीयक एल्कोहल के करने से मुझे लग रहा है कि फिर से मैं गलती बता रहा हूँ, दिमाग कहाँ चला गया मेरा। देखिए सॉरी सर, यहाँ पे ना हम लोग अगर देखिए सॉरी CH3 है, CH2 है, OH है, ये मेरा है द्वितीयक एल्कोहल है। और जब इसको हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो यह हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन रखेंगे, या यहाँ से H2 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा। और जब ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये अल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, अल्डिहाइड, CHO प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण से अल्डिहाइड बनेगा। और जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगा। और जबकि 3 डिग्री के करेंगे तो कुछ उसका ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं होगा। ये सत्य बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 डिग्री के एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे उसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है। बताइए, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे 1 डिग्री के तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। 2 डिग्री के ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फिनॉल का क्षारीय घोल किस रंग का होता है। जो फिनॉल होते हैं ना, उसका जो जो क्षारीय घोल होते हैं उसको हर किस रंग का होता है। तो हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर, वो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। जो फिनॉल का क्षारीय घोल होता है वो कैसा होता है, बिना कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल FeCl3 के साथ क्या देता है, यानी कि फेरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्या देता है, बैगनी रंग दे रहा है। कैसा देता है, बैगनी रंग देता है, वायलेट रंग देता है। तो फिनॉल जो है फेरस ट्राइक्लोराइड के साथ में ना बैगनी रंग देता है। कैसा रंग देता है, बैगनी रंग देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ईथर में उबलांक, ठीक है ना, ईथर में जो उबलांक अपेक्षाकृत कम होने के क्या कारण होते हैं। ईथर में जो उबलांक होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो कम होने के कारण जो होते हैं, H बॉन्डिंग अभाव। इसमें H बॉन्ड का अभाव होता है। जो ईथर होते हैं क्रियात्मक समूह, इसमें O है, या H बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन है इसमें फिर भी, लेकिन H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसके चलते इसके उबलांक जो बॉइलिंग होते हैं उसमें क्या होता है, कमी होती है। कम ताप पर उबलना चालू कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में कौन प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल हम लोग को मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। मिथाइल एल्कोहल CH3OH प्राथमिक एल्कोहल है। और जब इसको ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या देगा, अल्डिहाइड देगा। क्या देगा, अल्डिहाइड देगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल को बेंजीन में बदलने की विधि क्या कहलाती है। जैसे फिनॉल है आपके पास, ठीक है ना, फिनॉल है और इसको ना हमको बेंजीन में बदलना है तो इसकी विधि को क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमीन अभिक्रिया बोलते हैं। NCERT क्वेश्चन है कि फिनॉल को बेंजीन में बदलने की अभिक्रिया कहलाती है क्यूमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्यूमीन कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ईथर का उपयोग कहाँ किया जाता है। बताइए, ईथर विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। ईथर को विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं और इसका क्वथनांक ना बिल्कुल कम होती है, क्योंकि ईथर में H बॉन्ड का अभाव होती है। ईथर में क्या होता है, H बॉन्ड का अभाव होता है, H बॉन्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल के साथ सोडियम के अभिक्रिया कर क्या बनाता है। एल्कोहल ना सोडियम के साथ, कोई भी एल्कोहल है जैसे इथाइल एल्कोहल लेते हैं, या सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, या हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल को सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया क्यों नहीं करा सकते हैं। जो फिनॉल हम लोग का है C6H5OH है, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग को क्यों नहीं कर सकता है, एक कमजोर अम्ल है। ये क्या होता है, एक प्रकार का कमजोर अम्ल है। फिनॉल जो है एक प्रकार का क्या होता है, कमजोर अम्ल होता है। लेकिन याद रखिएगा, एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। फिनॉल हम लोग के कार्बनिक है इसलिए कमजोर अम्ल है, लेकिन एल्कोहल जो हो गया, जैसे मान लो फिनॉल का तुलना अगर करें मिथाइल एल्कोहल से, मिथाइल एल्कोहल से फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होने के कारण ये कमजोर, अम्लों में कमजोर होता है लेकिन अपने प्रजातियों में ज़्यादा अम्लीय होता है। ईथर की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। ईथर के पहचान के लिए हम लोग सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ईथर के पहचान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
एल्कोहल का निर्जलीकरण किस ताप पर होती है? एल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है ये होता है हम लोग को 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। एल्कोहल का जो निर्जलीकरण, एल्कोहल से जो OH है, OH अणु को बाहर निकाला जाता है 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकाला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल की अम्लीयता के क्या कारण है? फिनॉल जो है हम लोग का अम्लीय है, वो उसके अम्लीयता के कारण होता है रेजोनेंस। क्या होता है? अनुनाद। अनुनाद जो होता है, फिर अनुनाद के कारण ही फिनॉल जो होते हैं अम्लीय होते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, तो अनुनाद प्रकृति अनुनाद बनाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए वो अम्लीय नेचर का होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगला स्लाइड में, अगले चैप्टर के अगला स्लाइड में हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं अल्डिहाइड, ठीक है ना। अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके साथ साथ एमीन, ठीक है ना। एक और चैप्टर आगे है एमीन है। यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन हम लोग का हो गया है और लगभग टाइम भी हो गया, लगभग 30 मिनट का टाइम ही निकल गया है। समथिंग और 15 से 20 मिनट का और एक क्लास होने वाली, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, समथिंग 15 मिनट लगेगी। देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है ये हम लोग को होता है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा ना, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है, जो फॉर्मल्डिहाइड है हम लोग का, फॉर्मल्डिहाइड बताइए इसका IUPAC नाम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, ए होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, इसको हम लोग मेथेनॉल कहते हैं। एक कार्बन होता है इसमें, तो हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सा यौगिक टोलन अभिकर्मक को अपचयित करता है? टोलन, टोलन परीक्षण के साथ अपचयित करता है। टोलन अभिकर्मक को अपचयित करने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3CHO, CH3CHO, ठीक है। जो टोलन अभिकर्मक को क्या करता है? अपचयित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फेलिंग विलयन से धनात्मक परीक्षण देता है। फेलिंग विलयन से धनात्मक परीक्षण कौन देता है? तब फॉर्मल्डिहाइड। जो फॉर्मल्डिहाइड होती है HCHO, हम लोग फेलिंग विलयन के साथ में क्या देता है? एक धनात्मक परीक्षण देता है। चाहे ये भी कर सकते हैं, फेलिंग विलयन किसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्डिहाइड के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। कीटोन का सामान्य सूत्र, कीटोन के ना क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O सिंगल A होता है। ये हम लोग का इस दोनों तरफ अल्काइल लगा दीजिए, ए क्या है? कीटोन है। ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में कौन सा कीटोन है? कीटोन बताइए। यहाँ पे अलग अलग है तो अल्डिहाइड है, ये तो नहीं होगा हम लोग को। यहाँ पे भी अलग अल्डिहाइड है, ये तो एथेनोइक लगा है, यानी कि प्रोपेनॉन। कीटोन का जो प्रत्यय होता है ऑन होता है। क्या होता है? ऑन, ऑन होता है, इसे 1 पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है कि एल्डोल, एल्डोल अभिक्रिया किस में होती है? एल्डोल अभिक्रिया बताइए सभी अल्डिहाइड में, सभी कीटोन में, कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्डिहाइड और कीटोन में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्डिहाइड और कीटोन में जो होता है एल्डोल, एल्डोल अभिक्रिया होता है। एल्डोल अभिक्रिया में ना संयुक्त उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है, संयुक्त उत्पाद का निर्माण होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन अल्डिहाइड में फेलिंग परीक्षण क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। बेंजीन अल्डिहाइड जो होता है ना, अल्डिहाइड में होता है, लेकिन बेंजीन अल्डिहाइड में फेलिंग परीक्षण नहीं होती है, यानी कि समान अल्डिहाइड में होता है। समान अल्डिहाइड के अंदर में फेलिंग परीक्षण होता है, लेकिन बेंजीन अल्डिहाइड में नहीं होने के कारण है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं बनते हैं, अल्फा हाइड्रोजन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए बेंजीन में फेलिंग परीक्षण नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? यह होता है COOH, इसमें अल्काइल लगा दीजिए पीछे से, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिरका, सिरका जो इसे विनेगर बोलते हैं, इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। ये एसिटिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल। CH3COOH होते हैं। ऑप्शन नंबर C सही है। तो सिरका जो विनेगर इसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल किसका अपवाद होता है? फॉर्मिक अम्ल जो है ना, टोलन अभिकर्मक को अपचयित करता है। जो हम लोग के फॉर्मिक अम्ल होते हैं वो किसको अपचयित करता है? टोलन, टोलन अभिकर्मक को क्या करता है? अपचयित करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता का क्या कारण है? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद अस्थायित्व होता है।
जो इसका अनुनाद होता है वो क्या होता है, अस्टेबल रहता है, अस्थायित्व होता है, और अस्थायित्व अनुनाद के कारण ही जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अधिक अम्लीय कौन है, सबसे अधिक अम्लीय का नाम बताना है। ये होता है, अब सबसे अधिक अम्लीय जो होते हैं ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पे चलेंगे तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है ना सबसे ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। आप लोग इसका सूत्र बताइए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र बताइएगा। नेक्स्ट अगला अगला है कि कौन सा अभिकर्मक अल्डिहाइड को अम्ल में बदल देता है। ये हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना, ठीक है ना, KMnO4 और K2Cr2O7। यह जो अभिकर्मक दोनों हैं यह अल्डिहाइड को काम बदलता है, अम्ल में बदलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट अगला हम लोग को क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि कल्सीमेंशन अपचयन में क्या प्रयोग होता है। कल्सीमेंशन जो अपचयन होती है इसमें हम लोग जिंक और पारा इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, कल्सीमेंशन के अंतर्गत में जिंक पारा के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वोल्फ किस्नर अपचयन के वोल्फ किस्नर अपचयन में माध्यम क्या होता है। इसमें वोल्फ किस्नर के अंतर्गत में कौन सा माध्यम का काम करता है, तो यह क्षारीय माध्यम का काम करता है। वोल्फ किस्नर अपचयन में माध्यम जो होता है ना क्षारीय मीडियम होती है। वोल्फ किस्नर अपचयन में जो मीडियम होती है कैसा मीडियम होता है, क्षारीय मीडियम्स होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया जो होती है वो एस्टरीकरण में जो अम्ल प्लस में एल्कोहल, अम्ल प्लस में क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया जो कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टोलन अभिकर्मक में क्या उपस्थित होते हैं। टोलन अभिकर्मक में जो होते हैं वो सिल्वर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है टोलन अभिकर्मक में उपस्थित होता है, सिल्वर का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है। नेक्स्ट है कि आयोडोफोम का परीक्षण धनात्मक देता, आयोडोफोम जो होते हैं इसका जो परीक्षण है वो धनात्मक देता है, मिथाइल कीटोन में देता है, कहाँ पर देता है, मिथाइल कीटोन में। तो मिथाइल कीटोन के अंतर्गत में ना आयोडोफोम का परीक्षण जो है धनात्मक देता है, क्या देता है, धनात्मक देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन, एसीटोन का जो आयुफेसी सूत्र का होती है तो एसीटोन में का फॉर्मूला होता है CH3 C11O और ए होता है CH3 होती है। इसका होता है प्रोपेनॉन, क्या होता है, प्रोपेनॉन, 1 2 3 कार्बन है तब प्रोप हो जाएगा, प्रोपेनॉन इसका हो जाएगा आयुफेसी नाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का उबलांक अधिक होने का क्या कारण है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका उबलांक अधिक होता है कि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डाइमर बनाता है, जबकि ईथर का उबलांक कम होने के कारण है कि वो बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता ईथर, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डाइमर बना रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत बताना है। सही है, फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत लाल चींटी का जो डंक होती है ना, चींटियों के डंक में हम लोग के कौन सा अम्ल मिलता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मूला का होता है HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला सूत्र होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस यौगिक में COOH समूह उपस्थित नहीं होती है। ये एसीटोन एक कीटोन का मूलक है, जबकि एथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते रहेगा ही रहेगा। ये बेंजोइक एसिड है COOH तो रहेगा ही रहेगा, बेंजीन के साथ में रहेगा। फॉर्मिक एसिड HCOOH ये फॉर्मिक एसिड होती है, जबकि एसीटोन जो कीटोन का मूलक है जिसमें COOH नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगला है कि रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है। रोजेनमुंड अपचयन में प्राप्त अल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है इसके अपचयन से ना अल्डिहाइड प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, अल्डिहाइड प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि निम्न में कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील न्यूक्लियोफिलिक यौगिक में होते हैं। तो फॉर्मल जो होता है ना सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, जो न्यूक्लियोफिलिक यौगिक में होता है, न्यूक्लियोफिलिक यौगिक में होता है। इसके बाद एक और लास्ट स्लाइड हम लोग के पास बचा है एमीन का, उसमें हम लोग अब प्रवेश करेंगे। चलिए अभी हम लोग के पास लगभग 39 मिनट के करीब में क्लास हम लोग के पहुंच गई है। मुझे लगा था कि आधा घंटा में क्लास मेरा हो जाएगा चारों चैप्टर का, लेकिन 10 मिनट और लगेगा इस चैप्टर, ठीक ना। इसमें भी हम लोग रखे हैं 25 प्लस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर भी होगा एमीन के अंतर्गत भी, एमीन चैप्टर से भी। चलिए एमीन अमाइन जो होता है इसे एमीन बोलते हैं हम लोग। एमीन का जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्काइल के अंदर NH2 लगा रहता है तो उसी को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं।
थोड़ा जल्दी चलते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन का समान सूत्र जो होती है या अल्काइल की सीधी श्रृंखला में NH2 लगा होता है, उसी को कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है। जबकि यहाँ पे हम लोग का द्वितीयक एमीन है, यह हम लोग का तृतीयक एमीन है। क्या है? तृतीयक एमीन है। यहाँ द्वितीयक एमीन का सूत्र बताइए। द्वितीयक एमीन, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? बी सही है, यानी कि एक अल्काइल के साथ यहाँ पे दो अल्काइल लगा रहेगा, NH के साथ में दो अल्काइल, ये हम लोग को 2 डिग्री एमीन है। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर देखिए तृतीयक एमीन है। क्या है? ये हम लोग का तृतीयक एमीन है, ये हम लोग का 3 डिग्री एमीन है, यानी कि यहाँ पे 3 अल्काइल है ना, या नाइट्रोजन के साथ में ना यहाँ पे 3 अल्काइल है। क्या है? 3 अल्काइल है, ये हम लोग का तृतीयक एमीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि एमीन का जो क्षारीय प्रकृति होती है कैसी होती है? या नाइट्रोजन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और एमीन जो होती है इनकी क्षारीय प्रकृति का कारण पूछ रहा है कि एमीन का जो क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या कारण होता है। तो नाइट्रोजन जो होती है ना, नाइट्रोजन के ऊपर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो युग्म होता है, उसी युग्म के कारण जो होता है एमीन हम लोग का कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि एमीन किस नेचर का एमीन होता है, तो क्षारीय नेचर का होती है, क्षारीय नेचर का होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एमीन का सबसे समान परीक्षण बताइए, कौन सा परीक्षण होता है? तो कार्बाइल एमीन परीक्षण होता है। एमीन का सबसे समान परीक्षण होता है कार्बाइल एमीन परीक्षण होती है। और टोरेन और फेलिंग तो अल्डिहाइड परीक्षण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग के कि कार्बाइल एमीन परीक्षण किसके लिए होता है? कार्बाइल एमीन का परीक्षण जो होती है केवल प्राथमिक एमीन के लिए होती है। किसके लिए होती है? प्राथमिक एमीन के लिए होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एमाइन का क्वथनांक सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि एमाइन का क्वथनांक किससे कम होता है सर, ये बात पूछ रहा है ना, किससे कम होती है? जो एमाइन है यहाँ पे लिख देते हैं, जो हम लोग का एमीन है, अल्काइल एमीन हो गया, इसका क्वथनांक जो होती है ना, एल्कोहल से क्या होता है? कम होता है। एल्कोहल के अपेक्षा एमीन का क्वथनांक जो होती है कम होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन किस प्रकार का एमीन है? एनिलीन जो होता है हम लोग का, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होता है। क्या होता है? प्राथमिक एरोमेटिक होता है, यानी कि NH2 यहाँ पे व्यंजन लगा दीजिए, यही हम लोग का एनिलीन है, इसे प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बोलते हैं। एनिलीन का सूत्र क्या होता है? एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। ऑप्शन नंबर हम लोग इसका बी सही है, C6H5NH2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एमाइन की क्षारीयता किस माध्यम में अधिक होती है? जो एमाइन होती है इसका क्षारीयता जो होती है किस मीडियम में ज़्यादा होता है? जलीय विलयन में इसकी क्षारीयता ना अधिक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होती है? सबसे अधिक जो क्षारीय होती है हम लोग का, सबसे अधिक जो क्षारीय होता है हम लोग को द्वितीयक एमीन। यहाँ पे आपको एमीन का क्रम दिया है, जैसे 1 डिग्री एमीन है, उसके बाद ठीक ना 2 डिग्री एमीन है, फिर 3 डिग्री एमीन है। सबसे अधिक क्षारीय जो होती है 2 डिग्री होती है, फिर 1 डिग्री होता है, उसके बाद 3 डिग्री होता है। तो 2 डिग्री एमीन ना सबसे ज़्यादा क्या होती है सर? क्षारीय होती है। सबसे अधिक क्षारीय जो होती है 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। अब बस मात्र 2-3 मिनट का क्लास रह गया हम लोग का। एमाइन में एच बॉन्डिंग किस कारण से होती है? एमाइन के अंदर जो एच बॉन्डिंग होती है ना, वो NH बॉन्ड के कारण होती है। NH आबंध के कारण एमाइन के अंदर जो ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हॉफमान जो ब्रोमाइड अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो यह मिलता हम लोग को ना एमाइन ही प्राप्त होता है। हॉफमान एमीन ही प्राप्त होती है। क्या मिलती है? हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से क्या मिलती है सर? एमीन प्राप्त होती है। क्या मिलती है? एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि हॉफमान अभिक्रिया में कार्बन की संख्या हॉफमान जो अभिक्रिया में जो कार्बन की संख्या जो होती है वो घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है, अभिक्रिया के बाद घटती जाती है कार्बन की संख्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डायजोटाइजेशन अभिक्रिया किसके साथ होती है? तो यह होता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के साथ। ठीक है ना, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के साथ जो अभिक्रिया होती है डायजोटाइजेशन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डाइजोनियम लवण किस ताप पर मतलब स्थिर रहता है? डाइजोनियम और 0 डिग्री से 5 डिग्री ताप पर जो डाइजोनियम जो होता है स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। एनिलीन का नाइट्रेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? ये मिलता है हम लोग को मिश्रित उत्पाद मिलता है। एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ से मिश्रित अनुपात प्राप्त होता है। मिश्रित बोले तो पारा, मेटा, ऑर्थो सब पे प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन को एसिटिलाइजेशन क्यों किया जाता है? एनिलीन जो होती है उसको एसिटिलाइजेशन क्यों करते हैं? तो अभिक्रिया नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए उसको एसिटिलाइजेशन करते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एमीन का अपचयन किस में होता है। एमीन जो होती है सर, इसका जो अपचयन होती है, एमीन के जो अपचयन होती है वो किसके अंतर्गत होती है। तो इसका अपचयन के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं एमीन के अपचयन के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गैब्रियल प्लेथमाइड विधि से कौन सा एमाइन नहीं बनता है। तो गैब्रियल प्लेथमाइड विधि से कौन सा एमाइन नहीं बनती है। गैब्रियल प्लेथमाइड विधि से कौन सा एमीन प्राप्त नहीं होता। द्वितीयक एमीन से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, द्वितीयक एमीन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एमाइन का नमक बनाने पर क्या होता है। एमाइन का नमक बनाने पर क्या होता है। तो जल में घुलनशीलता ना बढ़ जाती है। एमाइन से अगर नमक बनाएंगे तो जल में घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एमाइन का आईयूपीएसी नामकरण किस पे आधारित होती है। यह हम लोग का ना कार्बन के श्रृंखला पर NH समूह पर सबसे लंबी श्रृंखला सब पे आधारित होती है। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है सबसे सरल एमाइन बताइए। सबसे सरल एमाइन कौन सा होता है। तो हम लोग का अमोनिया जो है NH3 जो है सबसे सरल एमाइन है, सबसे सरल एमीन है हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है ना, एनिलीन का बेंजीन रिंग पर प्रभाव। एनिलीन का बेंजीन रिंग पर क्या प्रभाव होती है। तो एक्टिवेटिंग का प्रभाव होता है। क्या होता है, एक्टिवेटिंग का प्रभाव होता है। जो एनिलीन जो होती है, एनिलीन जो होता है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्या करता है, बेंजीन रिंग में देता है। जो एनिलीन है, जैसे NH2 लगल है यहाँ से मतलब निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंजीन के अंदर प्राप्त होती है, उसे एक्वेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वेटिंग कहते हैं। ये हम लोग को देखिए सेशन रहा था चारों चैप्टर ऑर्गेनिक का। आप लोग फीडबैक प्रदान करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। क्लास शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ये ज़रूरी है, थोड़ा कर दीजिएगा। हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग जब इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आशा करते हैं और मेरा आशीर्वाद भी आप लोग के साथ है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और मेहनत करते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम ऊँचा करिए। जय हिंद।